नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक्सिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अभी इस चैनल पे बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट और उसके इफ़ेक्ट का, और इसमें हमारी पहली कड़ी जो है वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एयर पोल्यूशन होता किस वजह से है, एयर पॉल्यूटेंट किसको कहते हैं, एयर पोल्यूशन के टाइप्स क्या हैं, एयर पॉल्यूटेंट के टाइप्स क्या हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, हमने इस बारे में बात करी थी आपसे। और उसमें मैंने आपको एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करेंगे, उसी कड़ी में हम लोग आगे बात करेंगे। आज नेक्स्ट जो हमारा पॉल्यूटेंट है दैट इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली क्या है कि ये इसमें सबसे बड़ी जो मतलब खतरा का बात है, डेंजरस है, ये ऑर्डरलेस होता है। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई गंध नहीं होगा। फिर कलरलेस भी होता है, टॉक्सिक होता है। मतलब ये कलरलेस होगा, ऑडियोलेस होगा और टॉक्सिक होगा। कलरलेस, ऑडियोलेस और टॉक्सिक। इस वजह से अगर ये गैस आपके आसपास रहता है तो आप फिर इसको पहचान नहीं पाते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा कोई गैस हमारे पास है। ठीक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, चूँकि इसमें ऑक्टेट फुलफिल होता नहीं है, इसका कुछ इस तरह का आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो चूँकि इसका ऑक्टेट फुलफिल होता नहीं है कार्बन का, इस वजह से ये जो है हाईली अनस्टेबल होता है। और हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करता है कि जल्दी से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है। इसके बनते ही ये क्या करता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक परमानेंट पॉल्यूटेंट नहीं है ना। इसके हाईली क्या बता रहे हैं कि इसके हाईली अनस्टेबल होने की वजह से, चूँकि ये हाईली अनस्टेबल है, इस वजह से ये क्या करता है कि एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा ये क्या होगा, आपका परमानेंट पॉल्यूटेंट्स नहीं होगा। इट इज़ नॉट ए परमानेंट पॉल्यूटेंट। ये एक्चुअली बनता कैसे है, ये प्रोड्यूस कैसे होता है। तो आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन का जो मेन ये है वो है बर्निंग ऑफ नेचुरल फ्यूल्स, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ नेचुरल फ्यूल्स। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब ऑक्सीजन की कमी में मतलब क्या कर सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जब किसी हम लोग फ्यूल्स को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या है कि प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स भी लिख सकते हैं आप, फॉसिल फ्यूल्स। मतलब कोई भी फ्यूल्स को अगर हम लोग इनकम्प्लीट बर्न करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप करते हैं, तो फिर इस तरह के कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन का चांसेस होता है। मतलब जैसे कोल गैस हो गया या नेचुरल गैस हो गया या फिर वुड हो गया, कोई भी चीज़ आप बर्न करेंगे तो ये होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सबसे लार्जेस्ट सोर्स है, लार्जेस्ट सोर्स दैट इज़ द वैक्यूलर। लार्जेस्ट सोर्स अगर हम लोग इसका देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, तो वैक्यूलर एग्जॉस्ट। जो व्हीकल हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड 150 टाइम्स टू 200 टाइम्स जो होता है, ये एफिनिटी टुवर्ड्स क्या होता है, मतलब एफिनिटी फॉर ब्लड हीमोग्लोबिन, एफिनिटी फॉर ब्लड हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के कंपेयर में ये 150 से 200 गुना ज़्यादा, मतलब क्या होता है कि ये एफिनिटी रखता है टुवर्ड्स द हेमोग्लोबिन। जैसे ये ब्लड में इंटर करेगा, जैसे हम लोग इसको इनहेल करेंगे, इनहेल करते ही ब्लड में जैसे ही ये इन करेगा तो कुछ इस तरह का काम करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में गया, ब्लड में क्या, ये क्या करेगा, रिप्लेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करेगा, हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और ये क्या बनाएगा फिर, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म्ड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है, COHB, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही बनेगा वैसे ही क्या होगा कि जैसे ही इस चीज़ का फॉर्मेशन होगा वैसे ही आपका ब्लड में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और फिर आप डेथ की तरफ जा सकते हैं। इसका इसलिए परमिसिबल लिमिटेशन जो है हमारा, परमिसिबल लिमिट, ये जो है आपका एनुअली अगर हम लोग देखें, 1 साल के लिए देखें हम लोग, तो 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर वॉल्यूम एयर का लेंगे हम लोग तो उसमें 10 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एनुअल है, साल भर के लिए, ठीक है। सो ये क्या था हमारा, ये था कार्बन मोनोऑक्साइड। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। सेकेंड जो है दैट इज सेकेंड इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्चुअली जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है, नाइट्रोजन है, बाय वॉल्यूम बाय वेट कैसे भी देखें हम लोग तो नाइट्रोजन हमारा सबसे मैक्सिमम अमाउंट में है। तो जो नाइट्रोजन हमारे पास है वो नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना। क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रिएक्ट किससे करेगा, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। एक्चुअली क्या है कि नाइट्रोजन कुछ इस प्रकार से होता है, नाइट्रोजन का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर बॉन्ड देखेंगे तो वो इस प्रकार से होता है, नाइट्रोजन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड्स, है ना। नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड होते हैं और ये बॉन्ड 3 बॉन्ड बनने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होगा। हाईली स्टेबल होने की वजह से ये क्या है कि आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए हाई टेम्परेचर का होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये ब्रेक जल्दी नहीं करेगा। हाई टेम्परेचर आपको मिलता क्या है, ड्यूरिंग द थंडरिंग, जब थंडरिंग होता है उस समय हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है और उस हाई टेम्परेचर में ये नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और ये नाइट्रोजन जो है रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, NO, दैट इज नॉन एज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या है, हार्मफुल होता है। अगर लो कंसंट्रेशन में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा, लो कंसंट्रेशन में क्या है, हार्मलेस होता है, ठीक है ना। लो कंसंट्रेशन ऑफ NO इज़ हार्मलेस, ज़्यादा हार्म कुछ आपको नहीं है। लेकिन अगर हाई कंसंट्रेशन में आएगा NO तो ये क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन में आने के बाद ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अफेक्ट करता है ना। हाई कंसंट्रेशन अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अफेक्ट करेगा। एक्चुअली क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड 150 to 200 टाइम्स मोर एफिनिटी था टुवर्ड्स द ब्लड हेमोग्लोबिन और ये जो है 3 लाख टाइम्स मोर एफिनिटी रखता है, ठीक है ना। ये जो है NO ये 3 लाख टाइम्स मोर एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन।
तो जैसे ही ये ब्लड में जाएगा, जैसे ही ये ब्लड में जाएगा ऑक्सीजन को बहुत फास्ट ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, बहुत फास्ट रिप्लेस करेगा और वहाँ पर ये एक नाइट्रिक ऑक्साइड जो होगा हीमोग्लोबिन के साथ एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा, अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, अच्छा लिख दिया ना, हाई कंसंट्रेशन अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये क्या है एक्चुअली, ये जो आपका है एनो फिर से बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि इसका आप देखेंगे जब बॉन्ड बनाएंगे आप तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन दोनों का जो है आपका जो ऑक्टेट है वो ऑक्टेट फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑक्टेट फुलफिल था लेकिन यहाँ पर फुलफिल नहीं होगा। सो एनो क्या है कि हाईली अनस्टेबल है, इसलिए ये ज़्यादा मिलेगा नहीं, ये मतलब सर्वाइव नहीं करेगा ज़्यादा देर तक। इस वजह से ये एनो जो है रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके जो है आपका NO2 बना देगा, ठीक है। ये जो है आपका रिएक्शन करके NO2 बना देगा। एनो जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 बनाएगा। अब NO2 जो है दिस इज़ आल्सो वेरी हार्मफुल कंपाउंड, ह्यूमन हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, हार्मफुल आई हो गया या इरिटेटिंग होता है ना, इरिटेटिंग, ठीक है। तो इसका भी प्रेजेंस नहीं होना चाहिए एयर में, अगर ये भी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंस है तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, और यह लंग कैंसर तक को क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना, लंग कैंसर तक आपको क्रिएट करेगा। तो NO2 क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। NO के कंपेयर में NO2 और ज़्यादा हार्मफुल है। उसका कारण ये है कि NO जो है ये एग्जिस्ट करेगा नहीं, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए एग्जिस्ट करेगा, इस वजह से NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। NO2 जो है वो और ज़्यादा हार्मफुल है, ये इरिटेटिंग बहुत ज़्यादा होता है आँख में, ये सब में आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया या आँख में हो गया या नसल इरिटेशन हो गया, उस तरह का इरिटेटिंग इफेक्ट ये डालेगा और कैंसर भी हो सकता है आपको, मतलब फेफड़े का कैंसर भी ये क्रिएट कर सकता है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं हार्मफुल है। इसका जो परमिसेबल लिमिट है, चूँकि NO मिलेगा नहीं हमको एटमॉस्फेयर में, है ना, इसलिए NO का कोई परमिसेबल लिमिट डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। तो इसका जो परमिसेबल लिमिट होगा, परमिसेबल लिमिट दिस इज़ वेरी लेस 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब 1 साल के लिए, ठीक है ना, फॉर एनुअल, हम लोग एक एनुअल के लिए देखते हैं जब भी देखते हैं, ठीक है। इसका जनरेशन कहाँ होगा, नाइट्रोजन, ये जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एक्चुअली आपका कुछ गार्बेज वगैरह जलाएंगे आप तो वहाँ से भी प्रोड्यूस हो सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा जो है एटमॉस्फेयर से ही होगा, वहाँ से भी हो सकता है, या स्मोक आप फर्नेस चला रहे हैं वहाँ पर भी आपका ये फॉर्मेशन हो सकता है। तो लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, द सोर्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट या फिर फर्नेस, स्मोक्स, etc। NO2 का NO बनेगा तो NO2 अपने आप बन जाएगा, समझ गया ना। अब इसका लिमिटेशन देख लिए। अब देखते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स। लिमिट याद रखना है ना, समझ रहा ना, सबसे ज़्यादा पूछता है लिमिट। हाइड्रोकार्बन्स, HC। हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली क्या है कि ये कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है ना। इट्स द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, सो दिस इज नॉन एज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। जनरली ये आपको मिलता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, है ना, जनरली फाउंड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो अभी जो हमारा लाइफ है उसमें लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बहुत सारा यूज करते हैं हम लोग, नहीं,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं, इसलिए ये आपको हाइड्रोकार्बन हमेशा मिलता है। जैसे आप व्हीकल्स यूज कर रहे हैं तो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप क्रीम लगा रहे हैं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, नहीं, बहुत सारा चीज़ में पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बहुत सारा पेंट यूज कर रहे हैं आप, कुछ भी, तो वहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स जब उसका फॉर्मेशन होता है तो हाइड्रोकार्बन्स जो है वहाँ पर एमिट होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली क्या है, हाइड्रोकार्बन से आप अगर लो कंसनट्रेशन में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हाई कंसनट्रेशन में है, ये हाई कंसनट्रेशन में है तो ये कैंसर जनरेटेड होता है। ये क्या करता है, कैंसर को, ये तो पहला आपका जो है आइज और रेस्पिरेटरी ये सब को तो प्रभावित करेगा ही, है ना। इरिटेटिंग होता है, ये इरिटेटिंग फॉर आइज एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, आइज एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। और साथ ही साथ इसमें से कम 8 ऐसे कंपाउंड हैं हाइड्रोकार्बन्स के, एटलीस्ट 8 कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच इज़ काउजिंग फॉर कैंसर। ठीक है, कम से कम 8 ऐसा कंपाउंड है जो काउज है कैंसर का, एटलीस्ट। अभी बात करेंगे हम लोग, एटलीस्ट 8 कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज काउज फॉर कैंसर। कैंसर का काउज होता है, ठीक है, बॉडी कैंसर काउज जो होगा कैंसर का, बॉडी कैंसर का काउज होगा। अब देखिए हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली 2 प्रकार का होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स जो है इसका 2 टाइप है। हाइड्रोकार्बन्स हैविंग 2 टाइप्स। फर्स्ट इज नॉन एज एलिफैटिक, ठीक है, फर्स्ट इज नॉन एज एलिफैटिक एंड सेकेंड इज नॉन एज एरोमेटिक। नहीं, फर्स्ट जो है आपका एलिफैटिक है और दूसरा जो है वो एरोमेटिक है। अब देखिए एलिफैटिक और एरोमेटिक में क्या फ़र्क है ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। दो तरह का हमने बताया, एलिफैटिक। एलिफैटिक का 3 टाइप होता है, ठीक है, अल्केन, अल्किन और अल्काइन, ठीक है। इट्स हैविंग 3 टाइप्स। अल्केन यानी कि आपका ये वाला फॉर्म आ गया मीथेन ना, या इथेन जो भी है। सेकेंड आ जाएगा अल्किन्स, दिस इज नॉन एज ओलिफिन्स, है ना। अल्किन्स इज आल्सो नॉन एज ओलिफिन्स, ठीक है। फिर आपका आ गया कौन, अल्काइंस। तो हमारे पास 3 है, अल्केन, अल्किन्स और अल्काइन में क्या डिफरेंस है ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। अल्केन का जो भी प्रोडक्ट, जो भी कंपाउंड होगा अल्केन का, वो सिंगल बॉन्डेड होगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा। और चूँकि ये हाइड्रोकार्बन्स है ना, सिंस दिस इज हाइड्रोकार्बन्स मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी फॉर्म होता है वो हमेशा शेयर बॉन्ड से होता है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड से होता है। मीन्स शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही आपका जो भी मतलब आपका जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, आपका कोवैलेंट बॉन्ड से बनेगा। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एक्चुअली क्या होता है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने से बनता है। इट्स हैविंग 3 टाइप्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ दिस, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे यहाँ पर अल्केन जो होगा ये आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा, जैसे CH4। अगर इस कंपाउंड का हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे C2H6। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो दिस विल बी लाइक दैट, ये हो गया। तो इस तरह का फॉर्मेशन होता है। अगर अल्कीन का बात करें हम लोग, ओलिफिन्स का बात करें हम लोग, तो ये आपका डबल बॉन्ड कंटेन करता है कार्बन, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। कोई जरूरी नहीं कि सारा डबल बॉन्ड होगा, बट एटलीस्ट इट कंटेनिंग 1 डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड इसके पास होगा लाइक दैट, इथिन, CH सो दिस इज नॉन एज इथिन। अब देखिए सबका ऑक्टेट फुलफिल है, इसका देखिए 4 यहाँ से 4 शेयर हुआ नहीं,
हाइड्रोजन ड्यूप्लेट होता है इसलिए वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखेगा। नेक्स्ट इज अल्काइंस। अल्काइंस जो है ट्रिपल बॉन्ड आपको कंटेन करेगा। ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइलेंस नहीं। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर बॉन्ड का ये है। अब हम लोग आते हैं स्टेबिलिटी में, बॉन्ड स्टेबिलिटी में आते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड स्टेबिलिटी अगर हम लोग बात करें कि बॉन्ड सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, तो सिंगल बॉन्ड जो होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जो होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, मीन्स दिस इज लेस स्टेबल एंड दिस इज मोर स्टेबल। अब देखिए स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ठीक है, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। स्टेबिलिटी क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी होता है। तो अगर हम लोग बात करें रिएक्टिविटी का, तब फिर सिंगल बॉन्ड जो होगा ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, दिस इज़ मोस्ट स्टेबल, सो इट विल बी लेस रिएक्टिव। और ये हो गया आपका लेस स्टेबल, सो इट इज़ मोर रिएक्टिव। लाइक अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो हाइड्रोकार्बन्स का जनरेशन होगा एटमॉस्फेयर में जब हाइड्रोकार्बन्स का जनरेशन होगा तो उसके पास रिएक्शन का माध्यम क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस है उससे वो रिएक्ट कर सकता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, जैसे एल्डिहाइड बना देगा, जैसे कीटोन बना देगा, तो ये रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, चूँकि ये स्टेबल सबसे ज़्यादा है, यानी कि अल्केन वाला जो पार्ट है, यानी सिंगल बॉन्ड जो कंटेन करेगा वो आपका मोर स्टेबल है, सो दिस विल बी लेस रिएक्टिव। इन्वर्सली है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी तो रिएक्टिविटी कम, तो आपका ये जो होगा बहुत ही लेस रिएक्टिव होगा। तो लेस रिएक्टिव होने के वजह से एक्चुअली क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में रिएक्शन होता है, हम ऐसे बात नहीं कर रहे, एटमॉस्फेयर में जब बात कर रहे हैं तो ये जो भी रिएक्शन होता है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होगा ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का होना जरूरी है, तभी ये रिएक्शन होगा। तो ऑब्वियसली सनलाइट में क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे पास है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में क्या है, ये रिएक्शन करेगा। तो ये लेस, ऐसा नहीं कि रिएक्शन होता ही नहीं है ना, ऐसा नहीं कि अल्केन रिएक्शन करता नहीं, मीथेन रिएक्शन करता नहीं। मीथेन कुछ चीज़ों से रिएक्शन जरूर करता है, जैसे कि क्लोरीन से रिएक्शन करके क्लोरोफॉर्म तक बनाता है, या क्लोरीन टेट्राक्लोराइड बनाता है, लेकिन ये बहुत लेस स्टेबल है और इस वजह से ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, उसके लिए टेम्परेचर भी आपको हाई करना होगा। तो ये जो है आपका, ये आपके लिए हार्मफुल नहीं है, बिकॉज दिस इज़ वेरी लेस रिएक्टिव, सो दिस इज़ हार्मलेस। तो इसकी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नाउ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो यहाँ पर जो हमने बात करा है इसके अकॉर्डिंग आपका अल्काइंस जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन सबसे फास्ट इसका होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड जो है ट्रिपल है और ये बहुत ही लेस स्टेबल है, सो दिस इज़ हाईली रिएक्टिव। तो ये हमारे लिए सबसे हार्मफुल होगा, नहीं हाईली रिएक्टिव, सो ये हमारे लिए सबसे हार्मफुल होगा। बट क्या है कि हाईली रिएक्टिव जरूर है, लेकिन एटमॉस्फेयर में फाउंड नहीं होता है ना, डज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर में मिलेगा नहीं। ठीक है, मतलब रेयर मिलता है, मतलब कह सकते हैं कि मतलब बहुत कम मिल रहा है, इसलिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका बात भी खत्म हो गया। अब जो है अल्किन्स, ये आपका क्या रिएक्टिव दोनों के बीच में हो गया, तो फोटोकेमिकल रिएक्टिव है ये, और साथ ही साथ आपका अनस्टेबल भी है, इस वजह से हम लोग इस पर बात करेंगे। सो दिस इज़ हार्मफुल, और ये एग्जिस्ट करेगा एटमॉस्फेयर में, सो दिस इज़ हार्मफुल। तो ये हो गया ओलिफिन्स। हम लोग बात करेंगे यहाँ फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टी, चूँकि ओलिफिन्स का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसका जो एलिफेटिक कंपाउंड्स है, ये आपका जो परमिशेबल लिमिट है इसके लिए, मतलब ये दोनों तो है ही नहीं, ये तो आपको मिलेगा नहीं, ये बहुत अनस्टेबल है। तो बात जो भी होगा वो अल्किन्स का होगा, बात जो होगा ओलिफिन्स का होगा। इसका परमिशेबल लिमिट जो होगा, परमिशेबल लिमिट दिस इज 160 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इससे ज़्यादा ये नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइप, दिस इज नॉन एज एलिफेटिक। अब सेकेंड जो हमारा है दैट इज नॉन एज एरोमेटिक।
एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक जो होगा ये हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड्स में एटलीस्ट क्या होगा, एक कम से कम बेंजीन रिंग होगा, है ना। इट कंटेनिंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। बेंजीन का ये फार्मूला होता है, याद होगा आप लोग को, है ना। दिस इज द बेंजीन रिंग। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये अकेला बेंजीन रिंग सिर्फ रहने से नहीं होगा, बेंजीन रिंग के साथ और कंपाउंड्स होंगे तो फिर ये जो है आपका हार्मफुल होगा और ये कैंसर का काउज होगा। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा जिसमें पॉलीन्यूक्लियर ग्रुप ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसमें रहेगा वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। खास करके वैसा जो कि अपने साथ बेंजीन ए पायरिन रखता हो, बेंजीन ए पायरिन। अगर इस तरह का कोई कंपाउंड एटमॉस्फेयर में है तो ये फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। मतलब कह सकते हैं कि मल्टी या पॉलीन्यूक्लियर ग्रुप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स ये होना चाहिए, तभी होगा। और ये जो भी होगा बेंजीन का वो सारा जो होगा हमारे लिए क्या होगा कि क्रायोजेनिक होगा, मतलब काउजिंग ऑफ कैंसर का काउज होगा ये, ठीक है। और इसमें दिक्कत कहाँ पर है, मान लेते हैं जैसे अल्किन्स है, तो अल्किन्स में कहाँ प्रॉब्लम है, अल्किन्स अकेला बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो फोटोकेमिकल रिएक्शन करके नया नया कंपाउंड बना देगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बना देगा, जैसे एल्डिहाइड्स बना देगा, जैसे कीटोन्स बना देगा, तो और ज़्यादा वो डेंजरस हो जाएगा। हमने कल लास्ट में बात किया था कि जो है वो बहुत ज़्यादा आपका हार्मफुल होता है। इसका जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है यानी कि बेंजीन ए पायरिन्स टाइप का जो कंपाउंड होगा इसके बहुत सारे फॉर्म होंगे। इसका जो है आपका परमिशेबल लिमिट जो है, परमिशेबल लिमिट ये चूँकि कैंसर के लिए काउज है, सो दिस इज़ वेरी लेस 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स। जैसे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन था, वो क्या है, ओजोन का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से आपका ये जो है हाइड्रोकार्बन्स है, ये एल्डिहाइड कीटोन्स, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का फॉर्मेशन करता है, इसलिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट अलग से हम लोग नहीं देख रहे अभी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहाँ इस पर बेस्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, जनरली आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि पार्टिकल जो होगा वो या तो डस्ट के फॉर्म में होगा या फिर लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। लिक्विड फॉर्म या डस्ट के फॉर्म में जब एयर में मिलेगा तब हम लोग उसको कहेंगे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि आपका जो पार्टिकल्स होगा, पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ डस्ट, है ना, डस्ट हो गया, फिर स्मोक हो गया, फिर फ्यूम्स हो गया, नहीं, डस्ट, स्मोक, फ्यूम, ये सब सॉलिड है, ठीक है। दीज आर सॉलिड पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ डस्ट, स्मोक और फ्यूम, ये सब क्या है, सॉलिड फॉर्म है, ठीक है ना। दूसरा जो आपको मिलेगा वो लिक्विड पार्टिकल्स मिल सकता है, जैसे एंड मिस्ट, फॉग, ये सब लिक्विड है, लिक्विड पार्टिकल्स। तो हम लोग कहेंगे कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमारे एयर में है, ठीक है ना। और ये हमारे लिए हार्मफुल कब होता है उसके लिए बात करेंगे हम लोग पहले, उसके पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, एरोसॉल किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। एरोसॉल्स नाम सुना, एरोसॉल्स एक्चुअली है क्या, एरोसॉल्स एक कंपाउंड है, ठीक है ना। एरोसॉल क्या, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत छोटा होगा, ठीक है ना, मॉलिक्यूल है। एरोसॉल क्या है, एक मॉलिक्यूल है, इसका साइज़ छोटा होगा, लेकिन मॉलिक्यूल से इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, जो कि एयर में सस्पेंडेड रह सकता है, ठीक है ना। एरोसॉल क्या है, इट इज़ अ मॉलिक्यूल
विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर। ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये क्या है, सस्पेंडेड रहेगा। कहाँ सस्पेंडेड रहेगा? एयर में रहेगा। ठीक है, ये लार्ज, थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है ऐसा लिख सकते हैं, इट इज़ लार्जर देन अ मॉलिक्यूल, है ना। एरोसल्स मतलब कि इट इज़ लार्जर देन अ मॉलिक्यूल विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर इज नॉन एज एरोसल्स। अब ये एरोसल्स दो टाइप का होगा। दिस एरोसल्स हैविंग टू टाइप्स, एक सॉलिड एरोसल्स और एक लिक्विड एरोसल्स। ठीक है ना। एरोसॉल्स हैविंग टू टाइप्स, हम क्या बोले, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स का मतलब क्या हो गया, ऐसा मैटर्स जो डस्ट आइदर सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में एयर में प्रेजेंस होता है सस्पेंडेड फॉर्म में, है ना। ऐसा मैटर जो आइदर सॉलिड में या लिक्विड फॉर्म में क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस होगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंस होगा, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंस होगा, किस फॉर्म में होगा, डस्ट होगा, स्मोक होगा, फ्यूम होगा। लिक्विड फॉर्म में जब एग्जिस्ट करेगा तो मिस्ट होगा और फॉग होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि तब हम लोग समझते हैं कि हमारा एयर में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। और ये जो हमारा मैटर है आइदर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में, उसको हम लोग एरोसॉल कहेंगे। एरोसॉल एक्चुअली है क्या, कि जिसका साइज मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल से बड़ा होगा लेकिन एयर में सस्पेंडेड रहेगा, तो हम लोग करेंगे। तो एरोसॉल्स का हमारे पास दो टाइप्स हो गया अगर हम लोग सोचें तो। नहीं, एक हो गया लिक्विड एरोसॉल और दूसरा हो गया सॉलिड एरोसॉल्स। ठीक है ना, यानी कि एरोसॉल्स हमारे पास दो हो गया, एक हो गया सॉलिड एरोसॉल्स और दूसरा हो गया लिक्विड एरोसॉल्स। राइट। अब देखिए, अगर लिक्विड एरोसॉल्स का बात करेंगे तो हमारे पास दो है। नहीं, एक मिस्ट है, मिस्ट नहीं, तो मिस्ट जो होता है ये एरोसॉल कंसिस्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ये पूछता है एग्जाम में। एरोसॉल्स कंटेनिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट, है ना, एग्जाम्पल हो जाएंगे इसका सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट। ठीक है, और दूसरा हो गया, अब दूसरा जो लिक्विड फॉर्म है वो है फॉग। ये हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड पार्टिकल्स का। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड पार्टिकल्स का। सेकेंड वन इज फॉग। फॉग जो होगा ये एरोसॉल्स होगा लेकिन वाटर ड्रॉपलेट्स रखेगा, है ना। एरोसॉल्स कंटेनिंग वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अब तीसरा आपका दूसरा जो है सॉलिड पार्टिकल्स आपके पास। सॉलिड पार्टिकल्स में हमने क्या बताया, जैसे डस्ट। नहीं, पहला क्या हो गया, डस्ट। डस्ट इज आल्सो एरोसॉल्स कंटेनिंग सॉलिड पार्टिकल्स, है ना। एरोसॉल्स कंटेनिंग सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे वॉल्केनिक में हो सकता है ना, या हम लोग माइनिंग कर रहे हैं तब उसमें हो सकता है, या ग्राइंडिंग कर रहे हैं तब भी हो सकता है। अगर नेचुरल देखें तो वॉल्केनिक हो सकता है, वॉल्केनिक के वजह से हो सकता है। फिर या फिर क्या होगा, ग्राइंडिंग अगर हम लोग कर रहे हैं किसी मेटल का तब भी हो सकता है ये। सो दिस इज नॉन एज डस्ट। सेकेंड वन इज स्मोक। स्मोक में क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स होगा या मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स होगा, है ना। एरोसॉल्स कंटेनिंग सॉलिड पार्टिकल्स और मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। ठीक है, स्मोक में क्या होगा, एरोसॉल्स कंटेनिंग सॉलिड पार्टिकल्स और मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। ठीक है, ये बनेगा कैसे, डेवलप्ड बाय केमिकल रिएक्शंस, डेवलप्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो जाएगा सिगरेट स्मोक, नहीं, है ना, सिगरेट स्मोक एग्जांपल हो जाएगा इसका। सिगरेट स्मोक जो होता है, इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो होता है 1 माइक्रोन,
ठीक है ना, इसलिए मोर देन 50% पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही रह जाता है, बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है ना। तो सिगरेट स्मोक या स्मोक फॉर्म्ड बाय द बर्निंग ऑफ गार्बेज, है ना, स्मोक फॉर्म बाय द बर्निंग ऑफ गार्बेज, दिस इज स्मोक। तीसरा आपके पास क्या, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया। थर्ड वन इज द फ्यूम ना, फ्यूम। फ्यूम भी क्या है, एक एरोसॉल्स है। इसको सेम हम लोग समझ सकते हैं इसी के जैसा, जैसा आपका स्मोक है वैसा ही आपका फ्यूम भी होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम लोग कर सकते हैं कि प्रोड्यूस बाय कंडेंसेशन ऑफ हॉट वेपर ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये सिमिलर है, सिमिलर टू स्मोक, सिमिलर टू स्मोक, बट इट इंडिकेट्स it is produced by फ्यूम जो है ये स्मोक के जैसा है, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि प्रोड्यूस बाय कंडेंसेशन ऑफ हॉट वेपर्स, प्रोड्यूस बाय हॉट वेपर्स ऑफ मेटल्स, वेपर्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। जिंक या लेड फ्यूम्स आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा जिंक या लेड फ्यूम्स, ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा जिंक या लेड फ्यूम्स। तो इस प्रकार से एरोसल्स दो टाइप का था आपके पास। फर्स्ट वन वाज द लिक्विड एरोसल्स। लिक्विड एरोसल्स में हमारे पास दो टाइप की चीज़ें थी, मिस्ट और फॉग। आपको एक में पूछता रहता है मिस्ट क्या होता है, ठीक है, फॉग क्या होता है, स्मोक क्या होता है, सब सुनने में देखिए जैसा लगता है, नहीं, मिस्ट, फॉग, स्मोक, डस्ट, जो लगता है कि अगर कॉमन जनरली बात करें हम लोग तो हम लोग को लगता है कि सारा चीज़ एक ही है, लेकिन एक्चुअल में दीज आर डिफरेंट थिंग्स। मिस्ट का मतलब हुआ ड्रॉपलेट्स होंगे लिक्विड का, वाटर नहीं होगा, समझ रहे बात। मिस्ट का जब बात करेंगे तो यहाँ पर लिक्विड ड्रॉपलेट्स ही है लेकिन वाटर नहीं है, जैसे कोई दूसरा चीज़ है, जैसे एग्जांपल हो गया सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट। जब हम लोग बात करेंगे फॉग का तो बात करेंगे इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होगा, ठीक है। डस्ट का जब बात करेंगे तो सॉलिड पार्टिकल्स रखेगा, ये वॉल्केनिक के वजह से होगा या ग्राइंडिंग के वजह से होगा, किसी और वजह से होगा। स्मोक का बात करेंगे तो सॉलिड पार्टिकल्स होगा लेकिन केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म हो रहा था वो केमिकल रिएक्शन से नहीं हो रहा था। आप कोई चीज़ का ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स इमिट हो रहा है, या एक आंधी आया तो भी सॉलिड पार्टिकल्स मूव करेगा, तो दैट इज़ डस्ट। लेकिन यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस नहीं हुआ था। लेकिन स्मोक का जब बात करेंगे तो सॉलिड पार्टिकल जरूर होगा, बट दैट विल बी फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होना चाहिए तभी वहाँ पर स्मोक का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। या तो सॉलिड पार्टिकल्स होगा या फिर सॉलिड और लिक्विड होगा, जैसे सिगरेट स्मोक। फिर आपका फ्यूम सिमिलर टू स्मोक है, लेकिन ये इंडिकेट ये करेगा आपका कि ये जो है हॉट वेपर ऑफ मेटल, मेटल को जब गर्म करेंगे हम लोग तो उससे जो वेपर प्रोड्यूस होगा उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो आपका क्या होगा, स्मोक कहलाएगा, सॉरी फ्यूम कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पार्टिकल्स एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इन पार्टिकल से प्रॉब्लम क्या है, तो ये पार्टिकल एक्चुअली क्या है कि डायरेक्ट आपको प्रभावित नहीं करता, लेकिन आप रेस्पिरेटरी में जब इसका साइज़ का बात करते हैं हम लोग तो रेस्पिरेटरी के थ्रू ये पार्टिकल आपके अंदर चला जाता है। तो 10 माइक्रोन से ऊपर का जो पार्टिकल्स होता है, द पार्टिकल्स ऑफ साइज हैविंग मोर देन 10 माइक्रोन, 10 माइक्रोन से ऊपर का जब पार्टिकल का बात करेंगे हम लोग तो वो पार्टिकल क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। पहले का अगर बात करें, पुराना सिस्टम का बात करें इन्वायरमेंट का, जिसमें लिमिटेशन का बात करता था ये, तो उसमें बोलता था 10, हम लोग 10 माइक्रोन के साइज़ का ही पार्टिकल का बात कर रहे थे। बाद में समझ में आया नहीं, गड़बड़ हो रहा है कुछ, ठीक है ना, तो हम लोग नीचे तक आए। तो पहले बात कर रहा था 10 माइक्रोन तक, 10 माइक्रोन में बाद में पता क्या चला कि एक्चुअली जो आपके नोज़ में जो हेयर है वो हेयर उसको रोक लेता है, ठीक है ना, वो जो हेयर है वो आपका उसको रोक लेता है, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप क्या होगा कि रुक जाएगा। जब जैसे सांस लिए तो 10 माइक्रोन का अगर साइज़ है पार्टिकल का तो वो आपका नोज़ में ही रुक जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, जब आप क्या करते हैं कि जब आप नाक को कभी छेड़ते हैं तो आपको अंदर सॉलिड पार्टिकल्स मिलता है, वो एक्चुअली क्या है कि म्यूकस होता है। एक म्यूकस जो होता है इसका मतलब क्या हुआ, म्यूकस का मतलब होता है कि ये एक्चुअली हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, एक लिक्विड होता है। ये म्यूकस जो है एक लिक्विड होता है जो आपके बहुत सारे पार्ट्स को ड्राई होने नहीं देता है। मतलब बॉडी के अंदर ये म्यूकस ऐसा नहीं कि सिर्फ नोज़ में पाया जाता है, पूरे बॉडी में पाया जाता है, जो बॉडी के पार्ट्स को ड्राई होने नहीं देता है। तो पहला है कि आप अगर पार्टिकल का साइज़ 10 माइक्रोन से ऊपर है तो वो क्या करेगा कि पहले हेयर जो आपका है नोज़ में वही उसको रोक लेगा, ठीक है।
लेकिन अगर पार्टिकल का साइज 10 माइक्रोन ही है, हम बात करें अप टू 10 माइक्रोन, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, 10 माइक्रोन से ऊपर है तो कोई बात नहीं है, 10 माइक्रोन से ऊपर है तो आपके हेयर जो होंगे नोज़ के अंदर वो ही उसको फिल्टर कर लेगा। लेकिन अप टू 10, अब ऊपर से नीचे 10 माइक्रोन तक हम आ गए, अभी मोर देन 10 माइक्रोन का बात किए थे, अप टू 10 माइक्रोन जो होगा वो पहले हेयर उसको रोकना चाहेगा। अगर वो नहीं रोक पाता है तो ये जो म्यूकस है आपका, जो लिक्विड फॉर्म में आपके नोज़ को अंदर गीला रखता है, वो क्या करेगा कि पार्टिकल्स उसके अंदर जाएगा तो वो उसके साथ चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा। हो सकता है कि पार्टिकल यहाँ से पास होकर यहाँ तक आ जाए, ठीक है, गला तक आ जाए, लेकिन गला तक आते आते जो म्यूकस है और साथ ही पतला पतला हेयर होता है, ठीक है, वो हेयर क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा। उसको पकड़ेगा तो गला आपको लगेगा जाम हुआ है, तब उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, स्पीड करते हैं, थूकते हैं। तो थूकेंगे जब तो पार्टिकल फिर बाहर आ जाएगा। तो मतलब 10 माइक्रोन तक पार्टिकल्स को आप जो है अपने आप रोक सकते हैं। 10 माइक्रोन तक का जो साइज है पार्टिकल का उसको हम लोग बोलते हैं PM10, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज RSPM, रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, RSPM। PM10 का मतलब हुआ RSPM, इसका दूसरा नाम है PM10। इसका मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेड PM, पार्टिकुलेट मैटर 10। और जब हम लोग हर एक साइज का बात करते हैं, उसमें साइज अगर हम लोग नहीं रखते हैं, इसका मतलब साइज हो गया 10 माइक्रोन। RSPM का मतलब हुआ साइज अप टू 10 माइक्रोन। तो इसमें छोटा वाला भी फिल्टर हो जाएगा, है छोटा साइज वाला भी फिल्टर 10 माइक्रोन तक का बात कर रहे हैं, तो 0 से लेकर 10 नहीं, सिर्फ 10 माइक्रोन, ऊपर से नीचे आके 10 माइक्रोन, ठीक है, उससे छोटा का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो RSPM का मतलब हुआ साइज अप टू 10 माइक्रोन। इसका जो लिमिटेशन है वो 140 मिलीग्राम। अगर हम लोग इसका परमिशेबल लिमिट देखें, हम लोग परमिशेबल लिमिट ये हो जाएगा, क्या हुआ, कोई दिक्कत है, 10 से ऊपर की 10 तक बता रहे हैं, 10 गड़बड़ कर दिया ना, 140 माइक्रोग्राम है, 140 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इसका परमिशेबल लिमिट। मतलब एक हो गया 10 के ऊपर, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा मतलब उसको हेयर ही रोक लेगा। अब 10 तक का बात कर रहे हैं, 10 के नीचे नहीं, 10 अप टू 10, मतलब ऊपर से नीचे आके 10 तक का जो साइज होगा, 10 माइक्रोन तक का जो साइज होगा। ऊपर से नीचे मतलब ऊपर मतलब 10 से बड़ा से नीचे आ रहे हैं, 10 तक आए, तो 10 तक का जो साइज होगा उसको हम लोग PM10 बोल रहे हैं। ये पुराना कंसेप्ट था, ये अब चेंज हो गया है। तो RSPM जो होगा, इसका जो परमिशेबल लिमिट है, इसका परमिशेबल लिमिट है आपका 140 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। इसका जो लिमिट है दैट इज़ 140 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। इसको म्यूकस, अपने म्यूकस तक जाते जाते ये जो है क्या होगा कि रुक जाएगा, है ना, मतलब ये आपके बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि साइज जो होगा इसमें क्या होगा, साइज का बात करेंगे हम लोग, तो साइज ऑफ पार्टिकल इज़ 10 माइक्रोन, है ना, 10 माइक्रोन तक का बात किया, क्योंकि PM10 हम लोग लिख लिया। अगर हम लोग सारा साइज का पार्टिकल का बात करेंगे तो उसको बोलते हैं TSPM, है ना। TSPM मतलब टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तब हम लोग सारा का बात करेंगे, है ना, TSPM का बात करेंगे हम लोग, ठीक है। हमको लग रहा है कुछ डाटा गलत लिख दिया ना। TSPM जो होता है ये होता है 140 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, ये परमिसिबल लिमिट इसका है। थोड़ा डाटा मिस हो गया है, ठीक है। और इसका जो परमिसिबल लिमिट है दिस इज 60 माइक्रो, ये जो है ना 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ है। अब फर्दर जब हम लोग इस पे बात करते रहे, एयर पोल्यूशन पे बात करते रहे, पहले हमारा जो हम 2-3 बार 4 बार 5 बार 6 बार रिवाइज हुआ है, हमारा इन्वायरमेंटल जो लॉ है वो हमेशा रिवाइज होते रहा। तो पहले 10 माइक्रोन तक के साइज़ को पार्टिकल को लोगों को लग रहा था कि वो हार्मफुल है, इसलिए उसका लिमिटेशन हमने तय किया
और वो हमने किया 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन फर्दर स्टडी से ये पता चला कि एक्चुअली 10 माइक्रोन से जो छोटा पार्टिकल साइज़ है वो और ज़्यादा हार्मफुल है, बाद में पता चला। दैट इज़ अप टू साइज 2.5 माइक्रोन, है ना। अब इससे जो छोटा साइज़ का पार्टिकल हुआ अप टू साइज 2.5 माइक्रोन। सो हमने इसका साइज डिसाइड किया एंड दैट इज़ नॉन एज PM2.5। तो आप पढ़ते हो ये, अब मास का बात करते हैं, नहीं N95, उसके बगल में लिखा रहता है PM2.5, नहीं देखते हैं ना, PM2.5। तो PM2.5 का मतलब वहाँ पर है पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 2 माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन। 2.5 माइक्रोन का जो पार्टिकल का साइज होगा उसको भी नीचे, मतलब वो अंदर आने नहीं देगा। और ये जो पार्टिकल होंगे 2.5 माइक्रोन साइज तक का, इसको आपका ना म्यूकस रोक पाता है, ना तो आपका नोज़ हेयर रोक पाता है। ये पास हो जाएगा आपके बॉडी में, तो पास होगा तो फिर हार्मफुल इफेक्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो हम लोग जो है मैक्सिमम जो हमारा ये परमिशेबल लिमिट है PM2.5 का परमिशेबल लिमिट, दिस इज़ 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे पेन क्या होता है और फिर इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन बॉडी।